नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल और हम कर रहे हैं कक्षा 10 अर्थशास्त्र अध्याय 4 वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का क्या इस्तेमाल है। मतलब हम यह पढ़ेंगे जब एक देश विश्व के बाकी सभी देशों को यह इजाज़त दे देता है कि वह उनके साथ आकर उत्पादन कर सकते हैं या किसी भी और तरीके की व्यापारिक गठबंधन कर सकते हैं, तो इसे वैश्वीकरण का नाम दिया जाता है। तो देखते हैं यह चीज़ आपके अध्याय में कैसे दी हुई है। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुएं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। मतलब हम देखें तो हमारे पास आसपास बाज़ारों में लगभग हर चीज़ के लिए, चाहे वो मोटर कार हो, मोबाइल फ़ोन हो, कोई कैमरा हो या कोई आपके पास कंप्यूटर हो, इन सभी के आपके पास अनेकों विकल्प उपलब्ध हैं। और यह विकल्प आपके पास कहाँ से आए? आप यह भी देखते हैं कि जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरे आपके सामने बाज़ार में उपलब्ध है, वह किसी एक देश के नहीं, अलग अलग देशों से आए हुए हैं। क्योंकि एक देश के लिए इतने सारे अलग अलग चीज़ों को बनाना संभव नहीं, और यह संभव सिर्फ इस कारण हो पाया क्योंकि लगभग विश्व के सभी देश अब वैश्वीकरण की तरफ बढ़ चुके हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। देखिए, पुस्तक आपको यह बताती है कि आपके पास गाड़ियों के नए नए मॉडल देखने को मिलते हैं। क्यों? क्या यह सभी गाड़ियां भारतीय हैं? तो जवाब है ना, यह सभी गाड़ियां भारतीय नहीं हैं। इसमें से बहुत सारी गाड़ियां भारत के बाहर बनी हैं, या फिर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें से बहुत सारी गाड़ियां भारत में नहीं बनी हैं, यह गाड़ियां भारत के बाहर बनी हैं, या फिर बाहर की कंपनियों ने आकर के भारत में बनाई हैं। इसी का नाम वैश्वीकरण है। बाहर की कंपनियों को इस बात के लिए इजाजत देना कि वह यहां पे आके अपना उत्पादन कर सकें, या फिर बाहर उत्पादित चीजों को यहां पे लाना, यह वैश्वीकरण है। ऐसी चीजें पहले हमारी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी नहीं मानी जाती थी, परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकृति ने सभी देशों को अलग अलग चीज़ों से नवाजा है। तो कोई एक देश किसी एक चीज़ में अच्छा है, तो कोई दूसरा देश किसी दूसरी चीज़ में अच्छा है, लेकिन रहते हर देश में व्यक्ति ही हैं, और इन सभी व्यक्तियों की कुछ न कुछ मांग है, और यह मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, और यह कभी ख़त्म नहीं होती, और यह बदलती भी रहती है। और मांग एक देश की दूसरे देश से पूरी करना वैश्वीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। मतलब 20 साल पहले तक भी भारत में ऐसी विविधता देखने को नहीं मिलती थी। 20 साल, 30 साल अगर आप पीछे अपना इतिहास देखते हैं, तो आप पाएंगे कि इतनी विविधताएं आपके बाज़ारों में नहीं मिलती थी। परंतु बाहर की कंपनियों के आने के बाद हमने यह पाया कि बाज़ारों में
लगभग हर चीज के लिए बहुत सारी विविधता पाई जाती है। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। पूरी तरीके से बाजार की शक्ल बदल चुकी है। सिर्फ भारतीय ब्रांड हमारे बाजारों में नहीं दिखते, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाते या कंपटीशन में दूसरे ब्रांड भी दौड़ लगा रहे हैं। चाहे वह चीज छोटी हो या बड़ी हो, कोई खाने पीने की चीज हो या मोटर गाड़ी हो, हर चीज में विकल्प मौजूद हैं। हम इस अध्याय में पढ़ेंगे इतने सारे विकल्प होना, इतनी सारी कंपनियों का भारत में आ जाना कितना फायदेमंद है और क्या कुछ इसके नुकसान भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति की मांग कभी खत्म नहीं होती। व्यक्ति की मांग बदलती रहती है, लेकिन उसको पूरा करने वाले जो कारक हैं, उसको पूरा करने के लिए जो संसाधन है, वह सीमित है। तो और एक व्यक्ति अपने सीमित संसाधनों में अपने आप को पूर्णतः संतुष्ट पाता है या नहीं, उसकी संतुष्टि के लिए वह देखता है कि बाकी के देशों में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, क्या चीज़ आप खा रहे हैं, क्या चीज़ आप पहन रहे हैं। तो इस तरह से मांग बदलती रहती है। और इस बदलती मांग को पूरा कैसे किया जाएगा? वैश्वीकरण के द्वारा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति ने हर देश को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों से नवाजा है। तो ऐसे ही कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं, जिनके पास अलग अलग तरीके के प्रकृति द्वारा दिए हुए आशीर्वाद हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। जैसे कि आपने देखा ब्रिटिश राज के दौरान इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अंग्रेजी में मल्टीनेशनल कंपनी भी कहा जाता है। मतलब ऐसी कंपनियां जो एक राष्ट्र तक सीमित नहीं हैं, जिनका उत्पादन क्रय विक्रय कई सारे राष्ट्रों में किया जाता है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। चलिए लास्ट लाइन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से ज्यादा देशों में स्वामित्व रखती हैं, उत्पादन करती हैं, क्रय विक्रय करती हैं। और यहां पे एक लाइन में यह लिखा हुआ है कि जहां पे उन्हें सस्ता श्रम मिलता है। श्रम मतलब मजदूरी। जो विकसित देश हैं वे अपना सामान पूरी दुनिया को बेचते हैं। और पूरी दुनिया उनका सामान क्यों खरीदती है? पूरी दुनिया उनका सामान इसलिए खरीदती है क्योंकि वह सामान सस्ता बनाते हैं। और सामान को सस्ता बनाने के लिए उसकी कीमत कम होनी चाहिए। उसकी कीमत कम कैसे होगी? उसकी कीमत कम तब होगी जब उसको बनाने में श्रम कम लगे, कर कम लगाए जाए,
बिजली पानी सस्ती की जाए। लेकिन अगर हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में श्रम, कर, बिजली, पानी, इन सब की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें अपना सामान बनाने के लिए अपने कारखाने कहाँ खोलने हैं? उन्हें अपने कारखाने ऐसी जगह खोलने हैं जहां यह सभी खर्चे कम से कम हो। और यह सभी खर्चे कम से कम कहां होंगे? विकासशील देशों में। तो ऐसे विकसित देश इन विकासशील देशों में पहुंचते हैं, अपने कारखाने बनाते हैं, उत्पादन करते हैं ताकि सामान की कीमत कम पड़े और वह सभी बाकी के बचे हुए विश्व के देशों में अपना सामान बेच सकें। तो विद्यार्थियों, अब आप यह सोचिए, एक देश किसी दूसरे देश में उत्पादन करता है और किसी तीसरे देश में उसे बेचता है। इसी का नाम वैश्वीकरण है। और यदि ऐसा ना हो, अगर वैश्वीकरण ना हो, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे देश, बहुत बड़ी जनसंख्या इन सभी डिजिटल चीज़ों के उपयोग से वंचित रह जाएगी? क्योंकि दुनिया की मांग को विकसित देश ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए वैश्वीकरण आज की एक बहुत बड़ी मांग है। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो। मतलब आप वहाँ कारखाना लगाते हैं जहाँ से आप बहुत आसानी से अपना सामान दूसरों को सप्लाई कर सकें, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। जैसे कि हमने अभी अभी चर्चा की कि ऐसी जगह पे कारखाने लगाने जहाँ श्रम, कर इत्यादि खर्चे कम लगें और जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। उत्पादन के और भी कारकों की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी एक देश की सरकार का व्यापार या उत्पादन के प्रति किस तरह का रवैया है, वह किस तरह के कर लगाते हैं, वह कितनी स्वतंत्रता देते हैं कि आप हमारे देश में आकर उत्पादन करो। जैसे भारत बहुत आसानी से अपने यहाँ अपनी अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों को और स्वदेशियों को व्यापार करने की छूट देता है, उत्पादन करने की छूट देता है। इसलिए भारत पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छी जगह है जहां सभी लोग अपना उत्पादन कर सकते हैं। ऐसा और भी देश किया करते हैं। तो यह उन कारकों की बात हो रही है जिसके कारण और देश आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपके पास पानी की कितनी उपलब्धता है, आपके पास बिजली की कितनी उपलब्धता है और सरकार इन सब चीज़ों के ऊपर कितना कर लगा रही है। श्रम मतलब मजदूरी आपके देश में कितनी दी जाती है। इन सब कारकों का ध्यान रखते हुए यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपके पास आती हैं। और आजकल यह देखा जाता है कि किस तरह के मानव संसाधन एक देश में उपलब्ध है। जैसे कि हम देखते हैं भारत में इंजीनियर, डॉक्टर या अकाउंटेंट बहुत हैं, क्योंकि भारत का स्कूलों का और कॉलेजों का जाल किसी भी देश की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे देश में इस तरह के मानव संसाधन बहुत मिलते हैं। इसलिए अधिकतम बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित होती हैं। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है जो इनके हितों का देखभाल करती है। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में
और अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करते हैं। कार्यालयों मतलब ऑफिस की, कारखानों की मतलब फैक्ट्रियों की, जहां पे उत्पादन होगा। बच्चों, आप इस बात को समझ लीजिए, सिर्फ उत्पादन करने से ही सामान बिक नहीं जाता। उसके लिए आपको सामान बेचने के लिए बहुत सारे और कार्य करने पड़ते हैं, जैसे चीज़ों के विज्ञापन बनाना, चीज़ों की मार्केटिंग करना, चीज़ों का हिसाब किताब रखना, संयोजन करना। तो इन सबको आप ऑफिस से जोड़ते हैं। तो हम अधिकतम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में यह देखते हैं कि उत्पादन होता है किसी एक जगह, लेकिन उसके ऑफिस या कार्यालय अलग अलग देशों में होते हैं, जहां से सामान बेचा जा रहा है, जहां उनका प्रबंधन हो रहा है, मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। आपने आमतौर पे अंग्रेजी के शब्द सुने होंगे, FDI, विदेशी निवेश, बाहर के देशों द्वारा आपके देश में किया गया निवेश, विदेशी निवेश। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। देखिए, ये सभी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। किसी दूसरे देश की एक कंपनी आपके देश में निवेश किस चीज में करेगी? भूमि में, भवन में, मानव संसाधनों में। और क्यों करेगी? ताकि वो लाभ अर्जित कर सके। और लाभ अर्जित करने के लिए आपके खर्चे कम होने चाहिए, और खर्चे कम करने के लिए आपके यहां पे श्रम मतलब मजदूरी कम होनी चाहिए, कर कम होने चाहिए, बाकी के सभी संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, सरकार की नीतियां आपके लिए अनुकूल होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आकर्षित होती हैं और आपके देश में निवेश करती हैं। और निवेश करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लाभ। और लाभ होगा जब खर्चे कम होंगे, और खर्चे कम करने के लिए यह सब कारक हैं जो हमने अभी अभी पढ़े। अब देखिए एक बहुत ही खास बात, कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन मतलब एक बाहर की कंपनी और एक स्वदेशी, दोनों मिलके भी उत्पादन किया करते हैं। क्योंकि कभी कभार एक देश यह चाहता है कि सिर्फ विदेशी कंपनी का ही लाभ क्यों हो, वैसी वैसी चीजें जो स्वदेशी कंपनी भी बना सकती है उसका भी बराबर लाभ होना चाहिए। तो भारत जैसे कुछ देश अपनी कंपनियों के लिए, अपनी कंपनियों के विकास के लिए बाहर की कुछ कंपनियों से हाथ मिलाते हैं और संयुक्त उत्पादन करते हैं, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी लाभ पहुंचता है और स्वदेशी कंपनी को तो लाभ पहुंचेगा ही। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आएंगी और हमें निवेश की राशि देंगे। इसके बाद क्योंकि राशि हमारे देश में आ चुकी है, इससे तीव्र उत्पादन होगा, उसके लिए मशीनें आएंगी। और दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ लेकर आती हैं। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है और हमें भी उस तकनीक के बारे में सिखाती है। इससे हमारे देश का विकास भी होता है।
जैसे कि आप देख सकते हैं प्रस्तुत कार्टून में एक व्यापारी या एक निर्माता क्या कहता है, हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर यह खर्चीला हो गया है। खर्चीला शब्द अपने आप में सारी परिभाषा कर रहा है। मान लेते हैं ये किसी विकसित देश में है और उस विकसित देश में श्रम मतलब मजदूरी के जो कम से कम भाव हैं वह भी किसी विकासशील देश से ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ खर्चा ज़्यादा होगा। तो उस खर्चे को कम करने के लिए यह निर्माता यहाँ से अपने कारखाने को स्थानांतरित ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी ऐसे देश में जहाँ उन्हें यह खर्चे कम पड़े। खर्चे कम होंगे तो लाभ अपने आप ही ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि किसी विकासशील देश में अगर कोई ऐसी कंपनी है जो घाटे में चल रही है या जिससे उत्पादन नहीं हो रहा, उन कंपनियों को यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां खरीद लेती हैं और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करती हैं। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी यह आसानी से कर सकती हैं। अपार संपदा मतलब इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास बहुत सारी धन संपत्ति होती है और यह कंपनियां किसी भी दूसरे देशों की जो उनसे कम है उन कंपनियों को खरीदने का मादा रखती हैं। और जैसे ही ये उन कंपनियों को खरीदती हैं उसमें एक अच्छा खासा निवेश करके नई मशीनें लगा के नई तकनीक से और उत्पादन करने लगती हैं और उस देश को विकास के पद पर ले जाती हैं। तो विद्यार्थियों, हमने सीखा कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, किस तरह एक विकासशील देश विकसित देशों पे निर्भर है, और हमने देखा कि उत्पादन सिर्फ उत्पादन की वजह से ही वैश्वीकरण नहीं है, सेवाओं की वजह से भी है। सरकार की कुछ नीतियां और उत्पादन के बहुत सारे ऐसे कारक जिनके कारण वैश्वीकरण बहुत सारी चीज़ों के साथ जूझता है। अब बाकी की चीज़ें हम इस अध्याय के अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।